नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो इस बार हम कई सारी रोचक खबरें लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। सरकारी मशीनरी में अगर सबसे ज़्यादा किसी का इस्तेमाल ज़रूरत या समय के हिसाब से उपयोगिता है तो वो है पुलिस की। और पुलिस सरकारी तंत्र की इच्छा के अनुसार ढलती है, चलती है, सोती है, उठती है, बैठती है। सरकारें जैसा चाहती वैसा करती भी हैं, लेकिन अनुशासन के एक ठप्पा होने के नाते पुलिस को बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में पिछले दिनों एक नया विवाद आया और यही वजह है कि उस विवाद ने ऊपर से लेकर नीचे तक पुलिसकर्मियों को हिला दिया। पिछले दिनों यूपी पुलिस में एक शासनादेश जारी हुआ चीफ सेक्रेटरी की ओर से, जिसने बवाल मचा दिया। रातों रात इस पर लोगों के रिएक्शन शुरू हो गए। मीडिया में और चर्चाओं में सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े होने लगे। मामला था जिलों की कानून व्यवस्था का। 2018 में योगी सरकार ने एक निर्णय दिया कि अब जो जिलों की पुलिस महकमे की व्यवस्था होगी, क्राइम मीटिंग से लेकर थानेदारों की तैनाती में, वो एसपी उसके लिए स्वतंत्र होगा। अब पुरानी व्यवस्था के तहत ना तो जिला अधिकारी क्राइम मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे और ना ही उनसे थानेदारों के तबादलों में कोई अनुमोदन लेना होगा। तो ये व्यवस्था 2018 से चली आ रही थी, लेकिन मुख्य सचिव ने 4 दिन पहले एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि अब जिलाधिकारी ही जिले का सर्वे सर्वा होगा और कानून व्यवस्था के मामले में वही बॉस होगा और पुलिस की क्राइम मीटिंग से लेकर थाना अध्यक्षों के अनुमोदन तक की अध्यक्षता वही करेगा। यानी कि एसपी अपने मन से थानेदार नहीं बदल सकेंगे और क्राइम मीटिंग में भी डीएम को बुलाना पड़ेगा। तो ये जब शासनादेश जारी हुआ तो स्वाभाविक है कि छटपटाहट होगी। यूपी के 66 जिले करीब ऐसे हैं जहां पर एसपी, पुलिस अधीक्षक और डीएम की व्यवस्था है। 7 जिले ऐसे हैं जहां पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है। वहां पर तो पुलिस कमिश्नर चूँकि आईजी या एडीजी रैंक के अफसर बनाए गए हैं, तो इसलिए वहां पर यह आदेश लागू नहीं हुआ। वहां पर पुलिस कमिश्नर ही अध्यक्षता करेगा। लेकिन जिलों में एसपी के ऊपर फिर एक बार डीएम को बैठाने की, थोपने की एक व्यवस्था की गई। जब यह आदेश आया तो शाहजहांपुर के डीएम उमेश प्रताप सिंह ने मुख्य सचिव के उस आदेश को आगे फॉरवर्ड कर दिया और एसपी शाहजहांपुर से कहा कि आप आगे जब मीटिंग बुलाइए तो उसको अनुमोदन लेकर फाइल पर और थाना अध्यक्षों की तैनाती भी चीफ सेक्रेटरी के शासनादेश के अनुसार डीएम से अनुमोदन लेकर की जाए। इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी हुई। ये एक विवाद शुरू हो गया और इस विवाद में कुछ और जिलाधिकारी कूदते। उससे पहले रातों रात सरकार को ये शासनादेश वापस लेना पड़ा, मुख्य सचिव के उस आदेश को बदलना पड़ा। कहा यह जाता है कि पुलिस जब से कमिश्नरेट प्रणाली आई तो पुलिस के अधिकार बढ़ाए गए। डीजीपी तत्कालीन ओपी सिंह का इसमें बड़ा योगदान रहा और उसके बाद अगर देखा जाए तो मजबूत डीजीपी में डीएस चौहान का नाम आता है, जिन्होंने पुलिस बल को काफ़ी शक्तियां प्रदान की, नया बैच प्रदान किया और अधिकार प्रदान किए। लेकिन फिर से 5 साल बाद पुरानी व्यवस्था में लौटने को लेकर आईपीएस संवर्ग में आईएएस अफसरों के साथ जो बराबरी के भाव था उसमें खटास पैदा होने की आशंका बढ़ गई थी। पहले भी डीएम एसपी कई जिलों में टकरा चुके हैं अनुमोदन लेने के नाम पर, क्राइम मीटिंग लेने के नाम पर, और उसकी शिकायत और बवाल लखनऊ और शासन तक पहुंची थी। फिलहाल
पुलिस महकमे में वैसा तगड़ा निजाम तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और भारत समाचार की ये ताकत रही कि आईपीएस अफसरों की भावनाओं को सरकार ने समझा। पुलिस के अधिकारी इस बात को मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि योगी सरकार की जो छवि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की बनी, या यूपी में बीजेपी की जो दोबारा सरकार सत्ता में लौटी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करके, वो सब पुलिस के नाम पर ही एक बहुत बड़ा जनादेश सरकार के साथ बना, सरकार के ऊपर भरोसा बढ़ा और उसी पुलिस के फिर हाथ पैर काट कर पुरानी स्थिति में बैठाए जाएं, उनके अधिकार काटे जाएं, ये कहाँ का इंसाफ है। बात सही भी है कि जिस पुलिस के दम पर सरकार दोबारा सत्ता में आई, उसको मजबूत बनाने के बजाय उसको कमज़ोर करने के आदेश पर चर्चा और लोगों के रिएक्शन आने स्वाभाविक थे। ये एक तरह से मनोबल को गिराने वाला काम भी हो सकता था, लेकिन समय रहते सरकार ने इस आदेश को वापस ले लिया, जिसके बाद बहुत सारी स्थितियों से वो बच गई। और कहा जाए तो पुलिस जब आधुनिकीकरण की ओर जा रही है तो उसमें जिम्मेदारी सरकार की सबसे ज़्यादा होती है। मुखिया भले न बोल पाए अपने लोगों के लिए, लेकिन सरकार को पुलिस महकमे के मनोबल को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ उचित निर्णय लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि पुलिस के बिना किसी का काम नहीं चलता। सरकार पुलिस के साथ लेकर आगे बढ़ाकर उत्तर प्रदेश में कानून का शासन स्थापित करने की मंशा रखती है और बहुत सारे अपराधियों पर इस तरह से कार्रवाई हुई जिससे पुलिस का मनोबल बढ़ा, सरकार की साख भी बढ़ी। ऐसे में सरकार के लिए आवश्यक हो गया था कि पुलिस की जो स्थिति है, जो उनके अधिकार हैं, वो बहाल किए जाएं, क्योंकि जब तक आप स्वतंत्रतापूर्वक काम करने का अवसर नहीं देंगे तब तक आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते हैं। सियासत में और सरकारों में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई मंत्री अपनी ही सरकार के अफसरों के खिलाफ खुलेआम बोले और बार बार बोले और उसके बाद भी कार्रवाई ना हो, तो कितनी विचित्र बात है। लेकिन आपके सामने एक हम वाकया रखेंगे जिसमें लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद और उस समय देश में केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर। कौशल किशोर जब भी बैठकों में आते हैं लखनऊ में, जिलों की बैठकों में, वो अफसरों पर खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। उनकी जो मीटिंगें होती हैं वो उनकी बेबाकी से अधिकारी बंगले झांकते रहते हैं, क्योंकि मंत्री बिना लाग लपेट के सीधे अफसरों को तमाम सारे मामलों में तमाम सारे उदाहरण के साथ और कागजों के साथ उनको बताते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। उनके आरोपों से अधिकारी मीटिंग में असहज रहते हैं, डरते हैं, लेकिन इसके बावजूद दागी अफसरों पर जिन पर आरोप लगते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। सबसे पहला वाकया आपको बताएं कि 1 महीना पहले आया था, जब लखनऊ में जिला संचालन समिति की बैठक थी और उस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि मध्यांचल के एमडी भंगावनी सिंह खंगारोत वो न तो जनता का फ़ोन उठाते हैं और न मेरा फ़ोन उठाते हैं। 6 दिन की कोशिश के बाद भी मध्यांचल के एमडी खंगारोत फ़ोन नहीं उठाए और आज उनको मीटिंग में बात कहनी पड़ रही है। हंगामेदार मीटिंग हुई, मामला कानून व्यवस्था की बैठक का था। इसमें लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद थे और वहीं पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने फिर कहा कि उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में बिजली विभाग और एलडीए के अफसर सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं और इनकी वजह से प्रदेश में सरकार की छवि खराब हो रही है। उन्होंने साफ कह दिया कि ये बिजली महकमा और एलडीए ये अफसरों की लूट का अड्डा बना हुआ है। अब सोचिए, इस मीटिंग में डीएम रहते हैं, पुलिस कमिश्नर रहते हैं, एलडीए के भी, बिजली विभाग के भी सारे अधिकारी मौजूद रहते हैं, लेकिन खंगारोत तो जानबूझ के नहीं आते मंत्री की मीटिंग में कि वहाँ आमना सामना हो जाएगा, तो वो किसी दूसरे को भेजते हैं। लेकिन आप देखिए कि मंत्री चिल्ला रहा है कि ये अधिकारी इस तरह से काम कर रहे हैं कि लोगों को उत्पीड़न हो रहा है। बिजली कनेक्शन देने के नाम पर उपभोक्ताओं के लंबे लंबे एस्टीमेट बनाए जाते हैं जिसका वो भुगतान नहीं कर सकते, तो फिर 5 बजे भोर में लोगों के घर जा धमकते हैं कटिया कनेक्शन के नाम पर कि बिजली चोरी हो रही है, छापा मारा जाता है। मंत्री ने भरी मीटिंग में
मोहनलालगंज, मलिहाबाद, काकोरी के 40-40 साल पुराने मकानों का भी हवाला दिया और कहा कि एलडीए इनको नोटिस जारी कर रहा है। ध्वस्तीकरण का डर दिखाकर इनसे वसूली की जाती है। लेकिन आप हैरत में पड़ेंगे कि एक केंद्रीय मंत्री बार बार लखनऊ में बैठकर अफसरों का नाम लेकर भ्रष्टाचार की शिकायत करता है, लेकिन उन अफसरों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो नाकाम है उनको लगातार पोषण मिलता है। क्यों मिलता है भगवान जाने, किसकी नाराजगी से मिलता है और किसकी कृपा से मिलता है। कि लोकतांत्रिक सिस्टम में मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को हर 5 साल बाद चुनाव में जाना होता है। अब लोकसभा का चुनाव सर पर है। अगर जनता की नाराजगी रहेगी तो स्वाभाविक है कि नुकसान तो कौशल किशोर को उठाना पड़ेगा, सरकार को उठाना पड़ेगा। अब इसके लिए वो कई बार कह चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे। लेकिन 1 महीने में यह दूसरा वाकया जब मीटिंग में विस्फोट हुआ है, तो मंत्री तो एक तरफ विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन रन एक्को नहीं बन रहा है, न कोई विकेट गिर रहा है। अब ऐसे में टीम कैसे जीतेगी, ये आने वाला चुनाव तय करेगा और वक्त बताएगा। सियासत में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बेबाक होते हैं, जो अपनी बात रखने के लिए कोई भी मंच इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि लोग ये कहते हैं कि भाई पार्टी फोरम पर बात करिए। लेकिन जब पार्टी फोरम पर लगता है कि सुनवाई नहीं हो रही है, तो जनता के बीच बात होती है, मीडिया के बीच भी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी भले ही केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार में है, वो चला रही है, लेकिन उसके बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अपने बेबाक बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनके बहुत सारे बयान सरकारों के फैसलों की आलोचना की तरह होती है। और ये माना जा रहा है कि अब जब लोकसभा चुनाव एकदम करीब है, तो बीजेपी अपने कुछ सांसदों पर कार्रवाई कर सकती है। यानी कि उसका मूड कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों के वो टिकट काट सकती है। कुछ लोग कहते हैं भाई ये बागी हो गए हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं वो निष्पक्ष हैं और ईमानदार हैं, बढ़िया बोलते हैं, जनता की बात रखते हैं। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि बीजेपी अपने कई विद्रोही, बागी, बेलौस, बेबाक सांसदों पर कार्रवाई कर सकती है, यानी कि उनका टिकट काट सकती है। हालांकि इसमें स्पष्टता नहीं है, लेकिन चर्चा है। बीजेपी इस समय उत्तर प्रदेश में मिशन 80 की तैयारियों में जुटी हुई है, और अगर टिकट काटने के मामले में वो कोई कड़ा कदम उठाती है, तो उसके निशाने पर, उसके टारगेट पर ऐसे कौन से लोग होंगे। लगभग 1 दर्जन भी हो सकते हैं, आधा दर्जन भी हो सकते हैं, लेकिन 2-4 नाम हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो बदायूं की जो सांसद हैं संघमित्रा मौर्य, वो हैं तो बीजेपी में, लेकिन उनके पिता के नाते उनके टिकट पर कभी तलवार, कभी कैंची, कभी कुल्हाड़ी, कभी आरा, ये चलने की बात चर्चा में आती रहती है। सच्चाई क्या है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बीजेपी पर और सामाजिक मुद्दों पर इस समय हमलावर हैं, खुलासे कर रहे हैं, और उनके हर बयान विवाद बन रहा है, आग लग रही, बवाल मच रहा है। ऐसे में उनकी बेटी संघमित्रा, उनका बीजेपी के टिकट का समीकरण गड़बड़ा सकता है। दूसरी ओर ये भी लोग चर्चा करते हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन है, उसके तहत अगर भाजपा टिकट नहीं देती संघमित्रा को, तो वो उससे ले आएंगी, और उनको एटा तक से भी कहा जा रहा है कि टिकट दे सकता है इंडिया गठबंधन। अब इसमें सच्चाई क्या है, अभी इस पर खुलासा नहीं है। दूसरी ओर चलें तो माँ बेटा, यानी कि सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी, इनको लोग ये कहते हैं कि इनसे भाजपा नेतृत्व नाराज है, क्योंकि वरुण गांधी कई बार पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बहुत सारे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। वो परवाह नहीं करते कि इससे किसको क्या नफ़ा होगा, क्या नुकसान होगा। लखीमपुर में जब जीप वाली घटना हुई, किसानों की मौत हुई, उसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे के खिलाफ खुलेआम बोला, मोर्चा खोल दिया। तमाम सारी भर्तियों पर वरुण गांधी बोलते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि बीजेपी को ये सब रास तो आता नहीं होगा, पसंद करने वाले लोग कम हैं। कुछ उनके प्रशंसक भी हैं पार्टी में, ऐसा नहीं है। को अंदर अंदर ये कहते हैं कोई तो बोल रहा है, लेकिन जो बोल रहा है वही झेलता भी है।
अब वरुण की वजह से उनकी मां सांसद है सुल्तानपुर से मेनका गांधी, उनके टिकट को भी लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं। लेकिन ये सब बड़े नाम हैं, बड़े लोग हैं, क्या बीजेपी इतना हिम्मत दिखा पाएगी? और अगर इन लोगों के टिकट कटते हैं तो भविष्य के राजनीतिक समीकरण क्या बनेंगे? क्या इंडिया गठबंधन की ओर वो देखेंगे या कोई और पार्टी की ओर जाएंगे? जैसे कांग्रेस है, उनकी मूल पार्टी रही है। राहुल और प्रियंका की सक्रियता के बाद वरुण को लेकर बहुत सारी बातें भी होती हैं। अभी तक उन सब चीज़ों पर कोई स्पष्टता नहीं आई है, अभी पर्दा पड़ा हुआ है। हो सकता है कि ये लोकसभा चुनाव उस तस्वीर को साफ करें। आगे बढ़ते हैं, उसमें एक नाम और आता है इलाहाबाद से बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा का। लोग कहते हैं कि इनका भी टिकट खतरे में है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले इनके बेटे मयंक ने अखिलेश यादव का दामन थाम लिया था, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। यानी कि आप देखिए कि माँ किसी और दल में है, बेटा किसी और दल में है, बेटी किसी और दल में है, पिता किसी और दल में है। अब समाज में, सियासत में ऐसी तस्वीरें हम पहले भी देखते रहे हैं, लेकिन अब इनका देखना बहुत आम हो गया है और बड़ी अजीब अजीब स्थितियां हैं। और दोनों रहते एक ही घर में हैं, और दोनों का मिलना जुलना है। तो ये सियासत का एक नया चलन है, एक नया रंग है। बात अब ब्यूरोक्रेसी की। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में मुख्य सचिव के बाद नंबर 2 की कुर्सी मानी जाती है राजस्व परिषद के चेयरमैन की। इस कुर्सी पर 1987 बैच के IAS अफसर संजीव मित्तल थे, वो अभी 31 अगस्त को रिटायर हो गए। माना यह जा रहा था कि संजीव मित्तल के रिटायरमेंट के बाद 1987 बैच का ही कोई अफसर इस पद पर जाएगा। खैर वो बात तो चलिए सही साबित हुई, लेकिन लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि शायद महेश गुप्ता को अब उनको चेयरमैन बना दिया जाए राजस्व परिषद में उनकी सीनियरिटी की वजह से, और उनके पास मई 2024 तक का समय भी है। लेकिन तैनाती हो गई उन्हीं के बैच के हेमंत राव की। हेमंत राव की नौकरी फरवरी 2024 तक बची है, यानी कि 6 महीना बची हुई है। फरवरी में जब वो रिटायर हो जाएंगे तब भी महेश गुप्ता नौकरी में होंगे, लेकिन उनकी नौकरी तब 3 महीना बचेगी। तो ऐसे में उनकी अब कहीं और ताजपोशी की उम्मीद अब बहुत कमज़ोर पड़ती दिखाई पड़ती है। यानी कि महेश गुप्ता जो इस समय उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग हैं, वो शायद वहीं आगे रह जाएं, उनके लिए आगे संभावनाएं कम पड़ती जा रही हैं। और वैसे भी ऊर्जा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पास ज़्यादा कोई काम नहीं होता, शासन में कोई ज़्यादा फाइल नहीं आती, क्योंकि सारी शक्तियाँ बिजली विभाग के चेयरमैन में निहित है। ऐसे माना जाता है कि एक महत्वहीन पद है और सिर्फ शासन में रखे रहने के लिए महेश गुप्ता को कर दिया गया है। कहा जाए कि एक IAS अफसर, सीनियर IAS अफसर का सितारा गर्दिश की ओर जा रहा है, अवसान काल की ओर बढ़ रहा है, और उनका रिटायरमेंट भी गुमनामी की तरह शायद चला जाए, क्योंकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब मिलने की उम्मीद उनको दिखती नहीं है। वैसे एक नाम और था, 1988 बैच के रजनीश दुबे भी राजस्व परिषद के चेयरमैन पद के दावेदार माने जा रहे थे, और उनका रिटायरमेंट भी अगले साल अगस्त में है, तो करीब उनके पास 1 साल मिलता उनको। लेकिन हेमंत राव के जाने के बाद अब ऐसे में उनके पास 5 महीना बचेगा अगर जब वो रिटायर होते हैं, तो वहाँ भी 5 महीने के लिए चेयरमैन वो बनाए जाएंगे रजनीश दुबे, इसकी उम्मीद कम बचती है। तो अब ये जो समीकरण बने, उसके बाद एक और नया तबादला इसमें हुआ नरेंद्र भूषण का, जो पिछले 1.5-2 महीने से वेटिंग में चल रहे थे। सरकार ने उनको एक महत्वहीन पद है साइंस टेक्नोलॉजी विभाग का प्रमुख सचिव बना दिया। ज़्यादा काम नहीं है, जो आदमी नोएडा में रहा हो, PWD में रहा हो, औद्योगिक विकास में रहा हो, अब उसको लाकर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में, जहाँ प्रदेश में कोनो विज्ञान न चमत्कार न कोई ज़्यादा काम होता ही नहीं, अब वहाँ एक आध 2 फाइल आए, अपना इधर उधर करते रहो। तो अहंकार का नतीजा है, और छवि जो बिगड़ी, जो नाकाम अफसरों की लिस्ट बनी, उसमें नरेंद्र भूषण शामिल होते गए अपने आप, और आज उसका नतीजा है कि 1.5-2 महीना वेटिंग में रहने के बाद
अब फिर किनारे के पोस्ट पे डाले गए हैं। यही हाल देवराज का था, वही उसी लाइन पर नरेंद्र भूषण थे, दोनों का निपटारा एक साथ हुआ। तो जब आपकी छवि पर ठप्पा लग जाए कि आप नाकाम करते हैं काम और नाकाम होने देते हैं, तो जब ब्यूरोक्रेसी का रवैया हो जाएगा तो प्रदेश तरक्की करेगा कहाँ से। यही नरेंद्र भूषण थे जिनके ज़माने में 9,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट पीडब्ल्यूडी का सरेंडर करना पड़ा। यही नरेंद्र भूषण थे जिनके ज़माने में 4 महीने में यूपीडा बैठ गया, एक चाय वाले तक का भुगतान नहीं किया। जो विभाग हजारों करोड़ का कर्जा लेकर सड़कें बना रहा हो, एक्सप्रेसवे बना रहा हो, वहाँ पर अगर भुगतान नहीं होगा तो सरकार के ऊपर जो ब्याज का बोझ आ रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कई बार सरकारें देर से फैसला करती हैं, उसका नुकसान भी हो चुका होता है, लेकिन सरकारों का तंत्र इतना बड़ा है कि आम आदमी की समझ में बात आ नहीं पाती। लेकिन ये ज़रूर है कि ब्यूरोक्रेसी पर अगर उचित समय पर लगाम लगा दी जाए तो बहुत सारे विवादों से बचा जा सकता है। अफसरों की कार्यशैली को अगर समय रहते पहचान लिया जाए तो बहुत सारे नुकसान, प्रदेश की तरक्की तेज़ी से हो सकती है और स्वस्थ माहौल भी बना रहेगा, ये भी चलता रहेगा। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते मुनव्वर राना साहब के एक शानदार शेर के साथ हम आपको छोड़ जाएंगे, गरीबी और अमीरी के अंतर को दर्शाता हुआ। सुनिएगा कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। और भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, गरीबी कान छिदवाती है, तिनका डाल देती है। और हुकूमत मुँह भराई के हुनर से खूब वाकिफ़ है, ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। नमस्कार।